Hello everyone, how are you? Feeling better? Very good. Students, we had started our video once again. In our classroom, we had started our first history chapter, Nationalism in Europe, and we had discussed some topic of our lesson in our classroom. In this video, we will continue our chapter first. हमने क्या देखा था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ी थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमें पता है कि जो 3 आइडियाज़ थे, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये जो हैं उभर के आते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, और धीरे धीरे जो रिवॉल्यूशन के विचार हैं ये दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर भी फैल जाते हैं। ये हमने डिस्कस किया था। फिर क्या होता है, यूरोप के अंदर फ्रांस के अंदर नेपोलियन बोनापार्ट जो है वहाँ पे मोनार्की सिस्टम फिर से रिस्टेब्लिश कर देते हैं और डेमोक्रेसी को फ्रेंच से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये कुछ हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। और फिर जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने जो है फ्रांस के अंदर जो रिफॉर्म किए थे उसको कोड ऑफ नेपोलियन के नाम से भी जाना गया है। ये डिस्कस किए थे। नेक्स्ट में हमने क्या देखा था कि यूरोपियन सोसाइटी उस टाइम पे किस तरह की होती थी। जो यूरोपियन सोसाइटी थी वहाँ पे क्या था बेटा कि वहाँ पे डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, अलग अलग सोशल बैकग्राउंड के लोग यूरोप के अंदर रहते हैं। और जो उस टाइम पे ये हमें पता है कि नेशन स्टेट तो होते नहीं थे, तो जो किंगडम थे वो जो है छोटे छोटे रीजन से मिला के बने हुए थे। तो यहाँ पे हमने ये सब डिस्कस कर लिया था। और उसके बाद फ्रांस यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर अरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास एमर्ज होते हैं। अरिस्टोक्रेसी मतलब कुलीन वर्ग और जो मिडिल क्लास है ये उभर के आते हैं यूरोप के अंदर। अरिस्टोक्रेसी में जो हमारे अमीर उच्च घर या उच्च वर्ग जो है वो आएंगे, जिनके पास काफ़ी ज़मीन जायदाद होती थी, बड़ी बड़ी हवेलियाँ होती थी, फ्रेंच स्पीकिंग होते थे वो। तो ये कुछ फीचर्स हैं अरिस्टोक्रेसी की। कुलीन वर्ग का मतलब क्या होता है बेटा कि जो मिडिल क्लास में क्या होता है कि यूरोप के अंदर क्या होता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और उससे धीरे धीरे फैक्ट्रियाँ बनना स्टार्ट होती हैं, लोगों का इनकम बढ़ने लग जाती है, स्टेटस हाई होने लग जाता है। तो हमने क्या देखा था कि जो मिडिल क्लास थी उसमें कौन कौन आएंगे, उसमें आते हैं हमारे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील। ठीक है, तो ये कब होंगे? जब लोग पढ़ेंगे लिखेंगे उनका। तो यही है, ये सब जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये सभी की सभी रिवॉल्यूशन से पहले की सिचुएशन थी यूरोपियन सोसाइटी के अंदर। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आने से क्या होता है कि यूरोपियन जो लोग थे वहाँ पे उनकी इनकम बढ़ती है, अपने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं और बड़े होके वो बच्चे लॉयर, डॉक्टर वगैरह बनने लग जाते हैं, बिजनेसमैन बनने लग जाते हैं, ट्रेडर बन जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो अवेयर हो जाते हैं और बाद में धीरे धीरे जो है उनमें अपने राइट्स के प्रति एक जागरूकता आती है कि हमें भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, और यहाँ से जो है रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो जाती है। अब हम देखते हैं इसके अंदर कि आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पे मिडिल क्लास और अरिस्टोक्रेसी का उदय हो जाता है यूरोप के अंदर। व्हाट डिड द लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? लिबरल जो है मतलब उदारवाद जो है ये किसके लिए खड़े मतलब जाने जाते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लिबरलिज्म जो है ये एक ड्राइव फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर मीनिंग फ्री। जो आपका क्वेश्चन भी आ सकता है कि लिबरलिज्म कहाँ से लिया गया है, तो ये लैटिन रूट वर्ड से लिया गया है, लिबर से, जिसका मीनिंग क्या होता है? फ्री, फॉर द इंडिविजुअल मिडिल क्लास। तो अब यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो न्यू मिडिल क्लास थी वो लिबरलिज्म को किस रूप में देखती है? फॉर द फ्रीडम फॉर द। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट वर द व्यू ऑफ द लिबरल। तो लिबरल्स के व्यू क्या थे? तो जो लिबरल्स थे वो इट स्टूड फॉर द फ्रीडम फॉर ऑल इंडिविजुअल्स। वो चाहते थे कि देश के जो सभी नागरिक हैं वो आज़ाद रहें, एंड इक्वलिटी टू ऑल बिफोर लॉ, और सभी के सभी जो लोग हैं वो कानून के सामने बराबर रहें। और इट एम्फेसाइज द कंसेप्ट ऑफ द गवर्नमेंट बाय कंसेंट। मीन्स लिबरल्स चाहते थे कि जो गवर्नमेंट हो, कंसेंट मीन्स सहमति से बनाई जाए। ये जैसे कि पहले क्या था, मोनार्की सिस्टम होता है, उसमें जो जो सरकार थी वो लोग नहीं बनाते थे, वो अपने आप ही थे, वो हेरिडेटरी पोस्ट होती थी वहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि वो लिबरल्स चाहते हैं गवर्नमेंट जो होगी वो कंसेंट से बनाई जाए, सहमति से बनाई जाए। सहमति किन की होगी? लोगों की। ठीक है,
नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं, लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड द ऑटोक्रेसी एंड द क्लरिकल प्रिविलेजेस। मीन्स जो लिबरलिज्म है, लिबरल्स जो है वो कौन थे, मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, और वो जो है खिलाफ थे जो प्रिविलेजेस मिली हुई थी। किन को प्रिविलेजेस मिली हुई थी, जो हमारा फर्स्ट स्टेट था, सेकंड स्टेट था, ये हमने पढ़ा था। जो नोबल्स थे, जो क्लर्जी वर्ग था, वहाँ पे उनको स्पेशल प्रिविलेजेस मिली हुई थी बाय बर्थ। तो लिबरल्स जो थे वो उनके खिलाफ थे कि हम क्यों टैक्स पे करें, वो क्यों टैक्स पे नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे इक्वल राइट्स के लिए डिमांड रखी है कि उन्होंने लिबरल्स के लिए। तो ये हमारा सेकंड व्यू हो जाता है। थर्ड, लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। और वो क्या चाहते थे कि ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि जो निरंकुश शासन होता है, राजाओं का जो शासन होता है, उसका एंड चाहते थे कि ये खत्म हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर, दे वर इन फेवर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। लिबरल्स चाहते थे कि देश के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए और कोई भी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होगी जिसको गवर्नमेंट को इलेक्ट किया जाएगा लोगों के द्वारा, और वो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही काम करेगी। नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं भाई, दे ऑल्सो स्ट्रेस द इनएविलिटीज ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। मीन्स दे वर फेवर इन प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो लिबरल्स थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के फेवर में थे। दे वर अगेंस्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लिबरल्स थे वो डिमांड करते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ और फ्रीडम फॉर ऑल। बट यहाँ पे इक्वलिटी का मतलब ये नहीं है कि सभी के सभी जो लोग थे फ्रांस के अंदर, यूरोप के अंदर, तो उनको राइट ऑफ वोट के फेवर में नहीं थे। तो राइट ऑफ वोट का फेवर किसके लिए था, वो क्या चाह रहे थे कि राइट ऑफ वोट केवल किन को मिले, जो प्रॉपर्टी होल्डर पीपल थे उन्हीं को राइट ऑफ वोट मिलना चाहिए, और जो प्रॉपर्टी होल्डर नहीं होते थे, जो गरीब व्यक्ति थे और जो वुमेन्स थी उस टाइम पे, उनको राइट ऑफ वोट नहीं मिलना चाहिए। ये लिबरल्स के व्यू थे। यहाँ पे हमने इसके अंदर पढ़ा भी था, The first political experiment in liberal democracy, the right to vote and get elected। जो right to vote था और get elected का जो अधिकार था, granted exclusively to the property owning men। मतलब जिनके पास प्रॉपर्टी थी उन्हीं को मिला था। मैन विदाउट प्रॉपर्टी, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, जो जिन लोगों के पास, एंड वुमेन्स जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती थी, उनको जो है राइट नहीं मिला था। किसका राइट बेटा, राइट ऑफ वोट नहीं मिला था। यहाँ पे सभी ऑल अडल्ट मैन गेट राइट ऑफ वोट ड्यूरिंग जैकोबिन गवर्नमेंट। तो जब जैकोबिन की गवर्नमेंट आई थी, कब, 1793 और 4 के बीच में, वहां पे उस दौरान जो है सभी ऑल एडल्ट मैन को राइट ऑफ वोट मिला था, वुमेन्स को तो फिर भी नहीं मिला था। तो यहाँ पे यही बताया गया है। फिर बाद में क्या है, जब नेपोलियन फ्रांस के अंदर आते हैं इन 1804 में, उन्होंने फिर से इस राइट ऑफ वोट को लिमिटेड कर दिया यहाँ पे कि वो भी केवल कुछ लोगों को ही दिया जाएगा। फिर लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, औरतों ने भी, वो जो प्रॉपर्टी लेस पीपल थे उन्होंने भी राइट ऑफ वोट लेने के लिए 19वीं और 20वीं सदी तक जो है ये स्ट्रगल चलता रहा है। बाद में जो है सभी को राइट ऑफ वोट मिला था। तो ये हमने क्या देखा, इसके अंदर लिबरल्स के व्यू क्या थे। आपका 5 नंबर में क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। इन द इकोनॉमिक स्फीयर, अब बात करते हैं हम इकोनॉमिक स्फीयर की, बात करते हैं कि इकोनॉमिक स्फीयर में जो लिबरल्स थे उनके क्या विचार थे। तो वो क्या चाहते हैं कि मार्केट जो है वो फ्री होनी चाहिए, मार्केट शुड बी फ्री, एंड अबॉलिशन ऑफ द स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड कैपिटल। और जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे गुड्स को, कैपिटल्स का मतलब वस्तुएं होती हैं, ठीक है, तो उनको एक्सपोर्ट करते थे तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन होती थी, पाबंदियां होती थी, उनको हटा दिया जाना चाहिए। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वाज द स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द एमर्जिंग, और ये एक बड़ी डिमांड थी जो मिडिल क्लास वहाँ पे एमर्ज होने लग रही थी। यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाया गया है जर्मन स्पीकिंग रीजन का। उसमें हम क्या देखते हैं, द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी की बात है ये। नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैड क्रिएट आउट। नेपोलियन ने क्या किया, काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपलिटीज ए कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट। तो मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा, जो यूरोपीय सोसाइटी थी उस टाइम पे, जो यूरोपियन किंगडम थे उस टाइम पे, वो बहुत छोटे छोटे जो है रीजन से मिला के बने हुए थे। बहुत ही छोटे छोटे से रीजन उस टाइम पे होते थे।
तो नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन की इच्छा क्या थी कि वो पूरे यूरोप को जो है जीतना चाह रहा था। काफी एम्बिशियस पर्सन था नेपोलियन। तो उसकी ये नीति जो है काफी यहाँ पे नेशनलिज्म की भावना को बढ़ाने के लिए काफी सहायक सिद्ध होती है। वो कैसे, देखो बेटा, बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ था यूरोप उस टाइम पे। तो जब हम यहाँ पे हम बात करें जर्मन स्पीकिंग रीजन की, जहाँ पे जर्मन भाषा बोलते थे, एक तरह से जर्मनी, क्योंकि उस टाइम पे नेशन स्टेट तो होते नहीं थे। तो हम जर्मनी की ही बात करें जो आज का हमारा जर्मनी है, तो वो जो है लगभग जो जर्मनी रीजन उस टाइम पे था वो 300 भागों में बटा हुआ था। अबाउट 300 प्रिंसिपलिटीज का मतलब अलग अलग रीजन्स के अंदर बटा हुआ था। तो नेपोलियन ने क्या किया, वो उन्होंने एक एक उनको जीतता चला गया और उन सभी प्रिंसिपलिटीज को अलग अलग जो थी उनको इकट्ठा करके जो है 39 स्टेट्स में बदल दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक तरह से यूनिफिकेशन हुआ है, अलग अलग टेरिटरीज को एक कर दिया है। तो एक तरह से इससे नेशनलिज्म के लिए काफी बढ़ावा मिला, क्योंकि नेशनलिज्म में हमें क्या करना है, सभी अलग अलग रीजन को एक टेरिटरी के अंदर में ही लेके आना है। तो एक तरह से काफी लाभदायक सिद्ध होता है यहाँ पे नेपोलियन का ये कदम। तो 300 अलग अलग जो प्रिंसिपलिटीज थी उस टाइम पे उनको एक कन्फेडरेशन का मतलब एक महासंघ बना दिया गया था 39 स्टेट्स का। अब यहाँ पे बताया गया कि सभी की अलग अलग करेंसी थी, सभी का अलग अलग वेट था, मेजरमेंट्स था, ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे बताया गया कि एक व्यापारी जो मर्चेंट है ट्रेवलिंग कर रहा है 1833 की बात है यहाँ पे, हैम्बर्ग टू न्यूमरबर्ग टू सेल हिज गुड्स, अपनी उस सामान को बेचने के लिए हैम्बर्ग से न्यूमरबर्ग तक जाने के लिए उसको 11 कस्टम ड्यूटी जो थी यहाँ पे कस्टम बैरियर को पार करना पड़ता है, और हर बार जो है उसको 5% जो है यहाँ पे कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है। तो आप सोच के देखो बेटा, अगर कोई व्यक्ति यहाँ से और यहाँ तक जाने लग रहा है और 11 बार यहाँ पे ट्रेड बैरियर दिखाई दे रहे हैं उनको, 11 बार उनको हर बार 5% जो है कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, तो इससे कितना लॉस होगा किसका। तो यहाँ पे यही बताया गया है। और जितनी ड्यूटी देनी पड़ेगी इससे लोगों के अंदर यूनिफिकेशन की भावना नहीं आएगी। वो अलग अलग मांगे, वो क्या सोचेंगे कि हम तो केवल इसी टेरिटरी से बिलोंग करते हैं, अगर दूसरी टेरिटरी में जाएंगे तो टैक्स पे करना पड़ेगा। इसका मतलब कि वहाँ पे उनकी सोच जो है वो लिमिटेड रहेगी कि हम तो केवल इसी टेरिटरी के हैं, वहाँ दूसरी टेरिटरी में जाएंगे तो हमें टैक्स पे करना पड़ता है, उसका मतलब वो हमारे देश का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं इसके अंदर और बहुत सारी यहाँ पे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही थी, वेट और मेजरमेंट जो अलग अलग थी, तो यहाँ से बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिखाया गया है। एले क्या है, एले जो है कपड़े को मापने का एक यंत्र होता था उस टाइम पे। तो इसमें क्या दिखाया गया है कि जो एले जो था वो डिफरेंट था हर एक रीजन के अंदर। अगर यहाँ पे बात करते हैं फ्रैंकफर्ट में जो एले, जैसे कि आज हम कपड़े को मापते हैं इंची टेप से मापते हैं, ऐसे ही एले जो था वो कपड़े को मापने के लिए होता था। तो फ्रैंकफर्ट में जो एले था वो कितना था, 54.7 सेंटीमीटर का था, मेज में 55.1 सेंटीमीटर है, न्यूमरबर्ग में जो है ये 65.6। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि मेजरमेंट्स अलग अलग होगा, तो इससे बहुत सारी ट्रेड में प्रॉब्लम आ सकती है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकती है। सच कंडीशन वर व्यूड एज द ऑब्स्टेकल्स। तो ये क्या है, ये प्रॉब्लम है। ऑब्स्टेकल का मतलब बाधाएं हैं, किसके अंदर, ट्रेड के अंदर। बाधाएं कौन कौन सी हो जाएंगी, पहले क्या है कि बहुत सारे ट्रेड बैरियर हैं, रिस्ट्रिक्शन थी लोगों के ऊपर, और कस्टम ड्यूटीज पे करनी पड़ रही थी, अलग अलग रीजन के अलग अलग मेजरमेंट्स हैं, अलग अलग रीजन की अलग अलग करेंसी हैं। तो ये सभी क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम थी उस टाइम पे। तो यहाँ पे बताया गया है कि इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए क्या किया गया है, 1834 में एक कस्टम यूनियन बनाई गई थी, जिसको जो है जेवलराइन वाज फॉर्म्ड, उसको जेवलराइन भी कहा गया है। कस्टम यूनियन को क्या कहा गया है, जेवलराइन कहा गया है। ये बनाई क्यों, ताकि जो ट्रेड में जितनी भी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जितनी भी हो रही थी उस टाइम पे, तो जो बैरियर थे उनको दूर करने के लिए। तो यूनियन ने बनते ही क्या किया, और इसको शुरुआत कहाँ पे की गई, पर्सिया जो कि आज का जर्मनी जो है हमारा यहाँ पे, उसको जर्मनी के सभी स्टेट्स ने उसको ज्वाइन किया है। और यूनियन अबॉलिश द ट्रैफिक बैरियर। तो ये जो यूनियन बनाई गई थी, ये जो जेवलराइन बनाई गई थी, किस लिए बनाई गई थी, ताकि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो प्रॉब्लम आ रही थी उनको दूर करने के लिए। तो पहला कदम यहाँ पे क्या होता है, यूनियन अबॉलिश ट्रैफिक बैरियर, जो ट्रैफिक बैरियर थे, जो बाधाएं थी, उनको दूर किया गया है। एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम द ओवर 32 टू।
तो बहुत सारी करेंसीज थी उस टाइम पे। जर्मनी के अंदर बात करते हैं तो लगभग 30 करेंसी जो थी उस टाइम पे प्रचलन में थी। बाद में उनको हटा के केवल 2 करेंसी जर्मनी के अंदर रख दी। इससे ट्रेड जो थे उनको काफ़ी मदद मिलती है। द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क, अब तो यहाँ पे क्या है, जो नेटवर्क था रेलवेज का, इसने भी काफ़ी सहायता की है नेशनलिज्म की भावना को बढ़ाने के लिए। ए वे ऑफ द इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथन द वाइडर नेशनलिज्म सेंटिमेंट्स ग्रोइंग एट टाइम। तो इससे क्या होता है कि एक वेव किसकी, तो एक तरह से देखो बेटा यहाँ पे क्या बताया गया है, जो एक वेव हुई है किसके लिए, हमने क्या देखा यहाँ पे, एक तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज को आसान करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, पर उससे कहीं ना कहीं नेशनलिज्म की भावना को इफेक्ट हुआ है, एक तरह से उसके लिए बेनिफिशियल रही है। क्योंकि देखो पहले एक ही देश के अंदर अलग अलग करेंसी रहेगी, ठीक है, तो वहां पे लोगों के अंदर जो है कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट नहीं होगी, सामूहिक भावना नहीं आएगी। अगर हर एक रीजन में जाने से पहले कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी तो वहां पे लोगों के अंदर कलेक्टिव की भावना नहीं आएगी। तो ये कुछ काम तो किए गए थे इकोनॉमिक ड्यूटीज को, इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज थी उस टाइम पे उनको अच्छे से करने के लिए, पर ये एक्टिविटीज कहीं ना कहीं जो है नेशनलिज्म की भावना को जो है इंक्रीज करने में काफी सहायक सिद्ध हुई। इससे अब क्या होने लग गया कि अब कस्टम ड्यूटीज हर रीजन की जो थी वो खत्म कर दी गई और देश के अंदर जो करेंसी थी वो भी केवल 2 ही रह जाती। जर्मनी की बात करते हैं तो यहाँ पे कस्टम बैरियर सभी के सभी खत्म हो चुके थे और जो मेजरमेंट्स थी वो भी एक ही तरह की अपनाई गई। तो इससे जो है एक तरह से काफी बेनिफिशियल रहा ये नेशनलिज्म की को। और अलग अलग जो टुकड़े बने हुए थे जर्मनी के अंदर, लगभग जो 300 प्रिंसिपलिटीज जो थी उस टाइम पे, अब उनको केवल 39 स्टेट्स के अंदर जोड़ दिया गया। तो यहाँ पे जुड़ रहा है, अगर हम देखेंगे तो जर्मनी का यहाँ पे यूनिफिकेशन होने लग रहा है। और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।